100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। अब सवाल ये है कि क्या केंद्र की मोदी सरकार इसी रवैये के साथ काम कर रही है? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आई है। और स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लेकर जो बातें कही हैं, इन्हें सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये सरकार किस कदर सभी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रत्यक्ष रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार की चालबाजियों की सारी पोल खोल दी थी और बताया था कि किस तरीके से न्यायपालिका पर जबरदस्त तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जाती है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के उन आरोपों पर मुहर जैसी लगा दी। भारतीय लोकतंत्र के लिए ये परिस्थितियां बेहद नाजुक और चिंताजनक हैं। एकदम आसान भाषा में पूरी बात आपको बताएंगे। इसके साथ ही रामराज की 2 कहानियों का जिक्र एक साथ करूंगा। ये दोनों ही कहानियां इस सरकारों की असलियत सामने रखने के लिए काफी है कि ये सरकारें कितनी लोकतांत्रिक हैं और समानता में कितना विश्वास रखती हैं। मैं सिर्फ आपको खबर बताऊंगा, इसके अलावा एक शब्द नहीं बोलूंगा। आप स्वयं दोनों घटनाओं को देखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये कैसा राम राज्य है। एक और बात, आपका नाम क्या है? चलिए नाम कुछ भी हो, लेकिन यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो तुरंत घर से बाहर निकलिए और पता लगाइए कि आपके नाम का कोई अपराधी तो नहीं है उत्तर प्रदेश में, और यदि है तो फिर सावधान हो जाइए, सतर्क रहिए, कभी भी आपको जेल जाना पड़ सकता है। यूपी पुलिस का यह ब्रह्मांड स्तरीय कारनामा भी आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप मैं पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के लपट झंडिसों से बचाने और आपसे जुड़े हुए समस्याओं को उठाने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि हम किसी राजनीतिक दल या धन्ना सेठ की नहीं खाते, इसीलिए उनकी नहीं खाते। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले विश्व गुरु भारत के राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश के कानपुर की इस कहानी को सुन लीजिए। दैनिक भास्कर लिखता है कि कानपुर पुलिस अपने कारनामों को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। गैर जमानती वारंट में वांटेड आरोपी नहीं मिला तो उसके हमनाम को यानी मिलते जुलते नाम वाले व्यक्ति को उठाकर जेल में ठूस दिया गया। युवक बार बार अपने निर्दोष होने की बात कहता रहा, लेकिन पुलिस वाले माने नहीं। आरोप यह भी है कि पुलिसकर्मियों ने पीड़ित प्रमोद साहू से 50,000 की मांग भी की थी और कहा था कि पैसा दे दोगे तो जेल नहीं भेजेंगे, कोर्ट से जमानत करवा देंगे। अब 10 दिन की जेल काटने के बाद युवक जब बाहर आया है, कानपुर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है, तब जांच करने की बात सामने आ रही है। दरअसल हुआ यह था कि प्रमोद संखवार नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने 2021 में तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था और आर्म्स एक्ट के तहत उसे जेल भेज दिया गया था। कुछ दिन बाद उसे जमानत मिल गई। फिर कोर्ट से पेशी के लिए सम्मन आता रहा, लेकिन प्रमोद संखवार ने कोर्ट के सम्मन का सम्मान नहीं किया और पेश नहीं हुआ। इसके बाद इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। फिर हुआ यह कि कथित तौर पर पुलिस वालों को जब प्रमोद संखवार नहीं मिला तो पुलिस वालों ने प्रमोद साहू को उठाकर जेल में भेज दिया। इसीलिए मैंने कहा था कि यदि आपके नाम से मिलता जुलता कोई अपराधी हो या आपराधिक छवि का व्यक्ति हो तो सावधान हो जाइए, कहीं राम राज्य की ब्रह्मांड स्तरीय पुलिस आपको राम राज्य का सुख भोगने के लिए जेल न भेज दे। अब राम राज्य की चर्चा हो रही है तो पूरी कर लेते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मामले पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट वाला मसला बेहद गंभीर है, उसे ध्यान लगाकर सुनिएगा। उत्तर प्रदेश की इन 2 खबरों को एक नागरिक के रूप में होकर सुनिए और समझिए। पहली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज की है। यहाँ नए छात्रों के स्वागत समारोह में कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे के साथ अभिवादन किया था। इसके बाद कथित तौर पर इन छात्रों को मंच से नीचे उतरने के लिए कहा गया। अब खबर आई कि इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 फैकल्टी सदस्यों जिन्होंने मंच से नीचे उतरने के लिए कहा था, उन्हें 21 अक्टूबर को निलंबित कर दिया गया। दरअसल इस घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो कुछ लोग नाराज होने लगे, खासकर हिंदुत्व समूहों से जुड़े हुए लोग, और नेताओं ने फैकल्टी सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग शुरू कर दी। दवार के अनुसार वायरल वीडियो में एक अलग फैकल्टी सदस्य छात्रों को चेतावनी दे रहा था कि यदि वे जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार गाजियाबाद के ABES इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक संजय कुमार सिंह का कहना है कि उन्होंने जांच के बाद प्रोफेसर ममता गौतम और श्वेता शर्मा को निलंबित कर दिया। साथ में यह भी कहा कि छात्र जिन्होंने नारा लगाया था या फिर उसका समर्थन करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ताकि वे निराश महसूस न करें। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दोनों शिक्षकों ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उनमें से एक ममता गौतम ने वीडियो बनाकर बताया कि वो नारा लगाने के विरोध में नहीं थी, लेकिन छात्र को मंच से इसलिए हटाया गया क्योंकि वो उनके साथ बहस कर रहा था। इसके साथ ही इन्होंने ऑनलाइन भीड़ द्वारा निशाना बनाए जाने की बात भी कही है, यानी ऑनलाइन ट्रोलिंग। अब सोशल मीडिया पर इस तरह के मामलों में ट्रोल कौन करता है ये बताने की जरूरत नहीं है। आसान भाषा में इस घटना पर बोला जाए तो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के कार्यक्रम में एक छात्र ने जय श्री राम यानी धार्मिक नारा लगाया। इसके बाद कथित तौर पर उसे मंच से उतरने के लिए कहा गया। बाद में इसका वीडियो वायरल हुआ तथा जिन पर आरोप लगा था उन्हें निलंबित कर दिया गया। इन बातों को अपने दिमाग में रखते हुए इस दूसरी खबर को देख लीजिए। यह भी उत्तर प्रदेश वाले रामराज की ही है। एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को पिछले शनिवार को निलंबित कर दिया गया और 2 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है। इसके पीछे की वजह यह थी कि कुछ हिंदू संगठनों के नेताओं ने स्कूल के प्रार्थना क्षेत्र के भीतर छात्रों द्वारा नमाज पढ़ने को लेकर स्कूल में विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद यह कार्रवाई हुई। अब सुन लीजिए कि मामला क्या था।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें कथित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कुछ छात्रों को नमाज अदा करते हुए देखा जा सकता था। फिर क्या था, हिंदू संगठन के नेताओं ने कथित तौर पर शनिवार को स्कूल में हंगामा किया, प्रिंसिपल से बहस की और इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि इस प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के अधिकांश छात्र मुस्लिम समुदाय से ही हैं। अब जब कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, हिंदू संगठनों की भावनाएं आहत हो गई, तो लखनऊ बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक पत्र जारी किया जिसमें बताया गया कि प्रिंसिपल मीरा यादव को निलंबित कर दिया गया है और अन्य 2 शिक्षकों ममता मिश्रा और तहजीब फातिमा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अब इन दोनों खबरों को एक साथ अपनी स्क्रीन पर देखते जाइए। एक घटना में इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा लगाया जाता है और इस छात्र को मंच से उतारने के आरोप में 2 प्रोफेसर निलंबित कर दिए जाते हैं। इसके बाद संस्थान के डायरेक्टर कहते हैं कि नारा लगाने वाले छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे ताकि वो निराश महसूस न करे। इस मामले में भी हिंदू संगठन नाराज होकर अपनी बात मनवा लेते हैं और लखनऊ के प्राथमिक विद्यालय में कथित रूप से छात्र नमाज पढ़ते हुए दिखे थे, वहां पर भी हिंदू संगठन नाराज होते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं और इन दोनों मामलों में विभागीय कार्रवाई होती है, लोगों को निलंबित किया जाता है। अब सवाल यह है कि यदि कक्षा 1 से 5 तक के छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में कथित तौर पर नमाज पढ़ते हुए देखा जाता है और यह गलत माना जाता है, तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़े छात्रों द्वारा धार्मिक नारा लगाना सही कैसे हो सकता है? मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि क्या इस सिस्टम को निष्पक्ष, लोकतांत्रिक और सामंजस्य बिठाने वाला कहा जा सकता है। आइए अब ज्यादा बड़ी समस्या पर चलते हैं। पिछले कुछ सालों में यानी मोदी सरकार के आने के बाद संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जांच एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन पर लगातार आरोप लगते हैं कि ये केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती हैं। विपक्षी दलों और उनके नेताओं पर आए दिन छापेमारी होती है, गिरफ्तारी होती है, उन्हें महीनों महीनों जेल में ठूस दिया जाता है, लेकिन सत्ता से जुड़े हुए लोगों पर छापेमारी नहीं होती। इसके साथ ही ऐसे विपक्षी नेता जिन पर इन्हीं एजेंसियों की तलवार भयंकर रूप से लटक रही होती है, जांच में उनका नाम होता है, जैसे ही वो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जांच एजेंसियों का प्रकोप एकदम समाप्त हो जाता है। याद कर लीजिए, महाराष्ट्र के मामले में पीएम मोदी ने एक भाषण में आरोप लगाया था कि एनसीपी के नेता 70,000 करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं और कुछ ही दिन बाद पता चला कि अजीत पवार को उसी एनसीपी को तोड़कर अपनी सरकार में शामिल कर लिया जाता है। असम के मामले में हेमंता बिस्वा शर्मा को याद कर लीजिए। इस तरीके के दर्जन भर नाम आपको मिल जाएंगे जिन पर खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, स्वयं प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाते हैं और कुछ ही दिन बाद जब वे लोग बीजेपी के साथ मिल जाते हैं तो फिर उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इसी तरह की एक लोकतांत्रिक संस्था न्यायपालिका भी है। वैसे तो संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका इन सभी को पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाए रखने की कोशिश की थी, लेकिन कहा जाता है कि कलम का प्रयोग कैसा होगा ये प्रयोग करने वाले के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि मैंने आपको एक कलम दी, आप चाहें तो उससे पढ़ें, पढ़ाएं, शिक्षा का प्रसार करें, देश को आगे बढ़ाएं, समाज को विकसित करें, या फिर उसी कलम से किसी की आंख फोड़ दे, ये आप पर निर्भर करता है। कलम तो बेचारी कलम है, उसे बनाने का लक्ष्य तो यही है कि उससे शिक्षा का प्रसार होगा। ठीक उसी तरीके से भारत का तंत्र जिनके हाथों में है वो इसका कैसा प्रयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं या दुष्प्रयोग करते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तंत्र तो बड़ा अच्छा बनाया गया था। पिछले दिन हमने आपको सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के एक वक्तव्य के बारे में बताया था जिसमें उन्होंने वर्तमान की मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया था कि मोदी सरकार न्यायपालिका पर 3 तरीकों से अपना कब्जा करने की कोशिश कर रही है। 3 तरीकों से। पहला प्रयास तो यह है कि जो ईमानदार जज हैं, यानी जो तटस्थ रहकर काम कर सकते हैं, जिनकी कोई कमजोरी नहीं है, जो झुकने वाले नहीं हैं, उन्हें सिस्टम में ऊपर आने से ही रोका जाता है, यानी सिस्टम का हिस्सा बनने से ही रोकने की कोशिश की जाती है। यानी कॉलेजियम जिन जजों का नाम सरकार को भेजता है उनमें से सरकार छटनी करती है कि कौन से जज उनके लिए अच्छे हो सकते हैं, उनके नाम पर मुहर लगा देती है, लेकिन बहुत सारे नामों पर चुप्पी साध लेती है, उन्हें लटकाए रखा जाता है। और इसीलिए लटकाया जाता है क्योंकि वहां पर उन जजों से मोदी सरकार को नुकसान हो सकता है। इस वाले तरीके को अपने दिमाग में रखिएगा। प्रशांत भूषण ने दूसरा तरीका बताया था कि जजों के ऊपर लालच का हथियार चलाया जाता है, यानी रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े पदों पर बैठाने की बात। इसमें प्रशांत भूषण ने बताया था कि रंजन गोगोई को याद कर लीजिए, जो कि हमारे देश के पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर समेत कई मामलों में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और कुछ ही महीने बाद इन्हें राज्यसभा की कुर्सी मिल गई। वैसे रंजन गोगोई से संबंधित एक और बेहद चौंकाने वाला मामला था जिसमें आरोपी यानी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और पीड़ित महिला दोनों ही साफ साफ बाहर आ गए, किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। वो कहानी बड़ी मजेदार है, हमने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा की है, जरूर देखिएगा। प्रशांत भूषण ने कुछ और जजों की कहानी बताई थी जिन्होंने अपने फैसले के माध्यम से प्रधानमंत्री के परम मित्र गौतम अडानी को 40,000 करोड़ से अधिक का फायदा पहुंचाया। और इसके बाद उन्होंने कई जजों के नाम भी बताए जिन्हें रिटायरमेंट के तुरंत बाद बड़े बड़े पदों पर बिठाया गया। यह था दूसरा तरीका। और अब तीसरा तरीका सुन लीजिए। प्रशांत भूषण ने कहा था कि यह तीसरा तरीका सबसे खतरनाक है जो अब तक कभी देखने को नहीं मिला था, और वो ये है कि जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की मदद से मोदी सरकार जजों की कमजोर नस खोजती है। किसी जज की कोई कमजोर नस मिल जाए या उसके किसी रिश्तेदार की कोई कमजोर नस मिल जाए ताकि उसे दबाकर यानी जजों को डरा
लगाकर उन पर दबाव बनाया जा सके और अपने पक्ष में काम करवाया जा सके। देसी भाषा में इसे ही खोपड़ी पर तमंचा सटाकर काम करवाना कहते हैं, वही समझ लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में केंद्र सरकार को क्यों फटकारा है, क्यों नाराज हुआ है, ये भी देख लीजिए। दरअसल मोदी सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 86 जजों का नाम भेजा था और 26 सितंबर को चेतावनी दी थी कि जजों के नाम पर फैसला लेने में फुर्ती दिखाइए वरना समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए यह बात कही थी। और ऐसा नहीं है कि यह बात पहली बार कही गई, इसके पहले भी कई बार खुद चीफ जस्टिस ने भी इस तरह की बातें कही थी और शुरुआत में केंद्र सरकार बहुत फुर्ती के साथ कुछ ही दिनों के भीतर बहुत सारे जजों के नाम पर मुहर लगाते हुए देखी भी गई थी, लेकिन फिर से वही पुराना रवैया अपनाया जाने लगा है। अब हुआ यह है कि कॉलेजियम ने जिन 86 नामों की लिस्ट केंद्र सरकार को भेजा था उनमें से 65 नामों को हरी झंडी दे दी गई, लेकिन 21 नामों पर कोई फैसला नहीं किया गया। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ है, लेकिन नाराज होते हुए एक बात जो कही है उसे ध्यान से सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि सरकार भेद नहीं कर सकती क्योंकि नामों की सिफारिश कॉलेजियम की तरफ से जजों की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और नामों की छटनी वरिष्ठता की प्रणाली को बिगाड़ देती है। अगली लाइन पर जरा ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों को ज्यों का त्यों नहीं मानती है, बल्कि नामों की लिस्ट में कुछ को चुन लेती है और कुछ पर हमेशा के लिए चुप्पी ठान लेती है। और नाराज होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की तरफ से दिए गए नामों में से पिक एंड चूज की प्रथा स्वीकार नहीं की जाएगी क्योंकि इससे परेशानी होती है। यानी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने जो आरोप लगाए थे कि सरकार कुछ नामों को चुन लेती है और कुछ नामों पर कोई फैसला ही नहीं लेती है, वही बात अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि सरकार हमारे द्वारा भेजे गए नामों में से कुछ पर फैसला लेती है और कुछ पर चुप्पी ठान लेती है। पिक एंड चूज शब्द का प्रयोग किया गया, यानी जो नाम पसंद आया उसे निकाल लिया, बाकी को छोड़ दिया। अब सवाल यह है कि सरकार को कुछ नाम पसंद आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? यदि निष्पक्षता होती तो फिर वरिष्ठता के क्रम में जिस प्रकार कॉलेजियम नामों की सूची देता है उसी प्रकार सरकारी मुहर भी लग जानी चाहिए। सरकार को इस बात से क्या फर्क पड़ना चाहिए कि जज के पद पर कौन बैठा है? बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अपने देश की न्यायपालिका पर मैं किसी भी रूप में कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, उठा भी नहीं सकता हूं और उठाना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ही इस तरह की बातें कहे और सरकार इतना कुछ करती हुई नजर आए तो फिर इस पर बात न करना, इस पर चर्चा न करना, यह भी हमारे लोकतंत्र के साथ बेईमानी होगी। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, लोकतंत्र की अम्मा रोजाना 2 इंच मोटी हो रही है। बहुत जल्द हम लोग विकसित भारत बनने वाले हैं क्योंकि मोदी सरकार देश के सबसे बड़े अधिकारियों से गांव-गांव में प्रचार करवाना चाहती है। पिछले वीडियो में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में किसी दर्शक ने लिखा था कि चूंकि किसान आंदोलन के दौरान मोदी सरकार ने किसानों के साथ ऐसा बर्ताव किया है कि इसका गुस्सा अभी भी गांव में है, लोगों के भीतर बना हुआ है, जिसकी वजह से भाजपा नेता गांव में जा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मोदी सरकार अधिकारियों को भेजकर प्रचार करवाना चाहती है। बहरहाल ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, तुरंत करिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।